तो दोस्तों हम लोग मानव कौल जी के उपन्यास अंतिमा के आखिरी क्षणों में आ चुके हैं। इसके एक दो एपिसोड और रह गए हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कभी कभी वह बूढ़ा आदमी लकड़ी टेकते हुए बहुत धीरे धीरे दूर रखी अपनी बेंच की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। हर थोड़ी देर में वह अपने चश्मे को ठीक करके उस बेंच को देख लेता है कि कहीं उस बेंच का वहां होना उसका वहम तो नहीं है। फिर कुछ कदम आगे रखकर वह सांसें बटोरने के लिए रुक जाता है। जब वह बेंच के थोड़ा करीब पहुंच रहा होता होगा तो उसके दिमाग में यह विचार शायद कौनता होगा कि उसने अभी तक यह तो तय ही नहीं किया है कि वह उस बेंच पर बैठकर करेगा क्या। वह किसे बुलाएगा, किससे संवाद करेगा। कितना व्यर्थ है इतने परिश्रम के बाद वहां पहुंचना और तय न कर पाना कि वह वहां क्यों है। मैं उस बूढ़े आदमी की कहानी गढ़ने लगा था। उसका अपनी बेंच तक पहुंचना मुझे कितना अपने लिखे सा लगता है। आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, फिर घंटों सांस बटोरने के लिए रुकते हैं। आपको कहानी का अंत दिख रहा होता है पर आप तय नहीं कर पाते कि वह वहां है भी कि नहीं। और जब आप अंत के करीब पहुंच रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कि यह कहानी पूरी करके आपको किसे सुनानी है, यह लिखी किस लिए थी। कहानी के अंत में बेंच पर कौन मिलने वाला था। एक लेखक के कितने डर होते हैं, पर सबसे बड़ा डर होता है कि एक दिन वह अपना सारा लिखा हुआ खत्म कर देगा और अकेला हो जाएगा। एक लेखक अपना लिखा खत्म करने के बाद जो खालीपन महसूस करता है वह उससे कभी सहन नहीं होता। इससे बचने के लिए वह हमेशा पहला घर छोड़ने के पहले ही दूसरे घर की कल्पना कर चुका होता है। वह खुद को उस खालीपन से बचाना चाहता है। अगर आप किसी लेखक को ध्यान से पढ़ें तो कहानी के अंत तक आते आते आपको अगली कहानी के निशान उसी कहानी में दिख जाएंगे। लिखना कितना बड़ा ट्रैप है, यह नशा है। अगर आपने एक बार इसका स्वाद चख लिया है तो इसके बिना आप बस एक बेजान शरीर हैं। शायद इस लॉकडाउन का असर है कि मैं कुछ भी छुपा नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी अगली कहानी के बूढ़े आदमी का दिखना भी इसी कहानी में बयां कर दे रहा हूँ। क्या मैं अपनी इस कहानी को कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद पार्क की बेंच पर सुस्ताने जाऊंगा? क्या मैं यह कर सकता हूँ? मैं पिछले कुछ दिनों से जब भी घर का सामान लेने बाहर निकला हूँ तो मुझे इतने सारे लोग सड़कों पर दिखे हैं कि लगा अगर मैं खबरों की तरफ ध्यान न दूं तो सब कुछ सामान्य ही दिख रहा है। लोगों ने अपने रहन सहन, आचार विचार और पहनावे में इस महामारी को शामिल कर लिया है। इसकी दवाई की अटकलें लोगों को आशा के लालीपाप दे रही हैं। वे इसे चूसते रहेंगे और दिन महीने यूं ही गुजरते रहेंगे। यह वायरस हम सब से होकर गुजरेगा। शायद लोगों ने इस सत्य को लालीपाप चूसते हुए सूंघ लिया है। हर दिन हजारों केस आ रहे हैं, वे लाखों में पहुंचने ही वाले हैं, पर अब इसका डर जाता रहा है। मैं घर से सिर्फ जरूरी काम के लिए निकला हूँ। घूम फिर कर अपनी कहानी पर वापस आता हूँ। शब्दों के आसपास भटकता रहता हूँ पर कुछ लिख नहीं पाता हूँ। सबसे खतरनाक होता है अपने पात्रों के मोह में फंस जाना। मुझे नहीं पता कि मैं इन सब के बिना क्या करूँगा। बार बार सारा कुछ बनाना और उसे अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखना कितनी बड़ी हिंसा है। इस हिंसा के घाव जाने कब तक पीड़ा देते रहेंगे। क्या हम एक ही कहानी को अंत तक नहीं लिख सकते हैं, या शायद हम एक ही कहानी अंत तक लिख रहे होते हैं। सुबह नींद खुली तो देखा एक मैसेज पड़ा है। मैसेज पिता का था और उन्होंने 3:10 पर यह मैसेज किया हुआ था। मैंने मैसेज खोला। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे सपनों में आती है? उन्होंने पूछा था। कुछ वाक्य होते हैं जो आपके साथ रहने लगते हैं, उन्हें अपने शरीर से आप आसानी से झाड़ नहीं सकते। पूरा दिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाया था। मुझे हमेशा लगता रहा है कि एक त्रिकोण है उनके, मेरे और मेरी माँ के बीच, जिसमें मेरे और मेरी माँ के बीच की रेखा पर सिर्फ हम दोनों का हक है। जैसे उनके और मेरी माँ के बीच की रेखा पर मेरे लिए हमेशा घर का वो हिस्सा है जहाँ मेरा प्रवेश वर्जित रहा है। मेरे पिता जब ऐसे सवाल करते हैं तो वह घर के उस कमरे में प्रवेश करने की आज्ञा मांग रहे होते हैं जहाँ उनका प्रवेश निषेध रहता रहा है। आपसी संबंधों में यही बातें एक दूसरे को असहज कर देती हैं। कुछ घर होते हैं जो पूरी तरह खुले होते हैं सबके लिए, पर हमारा वैसा घर नहीं था। हमारा घर त्रिभुज के आपसी तनाव की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। शाम होते होते मैंने जवाब दिया। कुछ सुंदर सपनों में उनका मुस्कुराता चेहरा दिखता है कभी कभी। मैंने यह अपने पिता को खुश करने के लिए कहा था।
उस रात अरू के घर में कश्मीर वाले सपने का झूठ बोलकर मैंने सच की दीवार में सेंध लगा दी थी। अब हमारी बातों में झूठ का प्रवेश हो चुका था। पहला झूठ बहुत पीड़ा देता है, पर एक बार सच की दीवार में सेंध लग जाए तो फिर झूठ की आवाजाही हमारे दैनिक जीवन में सच की ठंडी खुशबू फेंकने लगती है और मन भी उतना क्लांत नहीं हो पाता। यह पवन का पहली छिपकली मारने जैसा अनुभव है। तकलीफ बस पहली मौत देती है। मेरे संपादक के मेल्स को मैं और अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं उनके जवाब लिखने बैठा तो लगा बहुत लिखना पड़ेगा। मैंने फ़ोन करना ज़्यादा उचित समझा। नमस्कार, उन्होंने फ़ोन उठाते ही कहा। नमस्कार, मैं आपके मेल्स के जवाब नहीं दे पाया तो सोचा फ़ोन ही कर लेता हूँ। हाँ, मुझे कहानी अच्छी लग रही है और इसका इस संग्रह में शामिल होना भी ज़रूरी है, पर थोड़ा जल्दी कीजिए। सारा काम इस कहानी के कारण रुका पड़ा है। वह शायद व्यस्त थे। मुझे फ़ोन पर अगल बगल कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है? मतलब वहाँ काम शुरू हो चुका है? मैं कहानी पर चर्चा टाल रहा था। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। तो बताइए, कहानी कहाँ तक पहुँची है? बस जल्द ही पूरी होने वाली है। अब खत्म करके ही भेजूंगा, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। जी, जल्दी कीजिए। जहाँ तक आपने कहानी भेजी थी वह एडिट भी हो चुकी है। मैंने जल्द कहानी भेजूंगा का वादा करके फ़ोन काट दिया। मुझे अंत दिख रहा था और मैं उस तरफ चलने भी लगा था। जब मेरी माँ मेरी कविताएं पढ़ा करती थीं तो वह हमेशा कहती थीं कि तुम सीधी कविता क्यों नहीं लिखते हो। सीधी कविता से उनका मतलब खुश, सकारात्मक कविताओं से होता था और साथ साथ राइमिंग हो और वह कविता जैसी सुनाई दे। राइम वाली सीधी कविताएं आज भी दिमाग में आती हैं तो दुष्यंत का नाराज चेहरा दिमाग में घूमने लगता है। पर मैंने इस कहानी में बहुत कोशिश की थी कि नदी के इस तरफ ही रहूं, एक हल्की फुल्की बचपन के निश्छल क्षणों की कहानी कह दूं। पर लिखने की प्रक्रिया में पात्रों की मौजूदगी ने सब गड़बड़ कर दिया। हमें अपने पात्रों से लिखने के बाहर संवाद नहीं करने चाहिए। वे हमारे डर और कमजोरी सूंघ लेते हैं। जैसे घुड़सवारी में अगर घोड़ा आपका डर सूंघ ले तो वह आपको तुरंत फेंक देता है और फिर आप उसकी दौड़ में बस उसके पीछे घिसटते पाए जाते हैं। मैं घिसट रहा था। मैंने जूता पहना और बाहर वाग पर निकल आया था। आसमान पर निगाह डाली तो दूर एक अकेली चीज मंडरा रही थी। उसके आसपास सारा कुछ सुर्ख लाल हुआ पड़ा था। कुछ कदम आगे रखे और फिर ऊपर देखा तो आसमान बदल गया था। सुर्ख रंग के पैटर्न्स अब अलग थे। किस कदर प्रकृति लगातार नई रचना गढ़ती है और उसे लगातार बदल रही होती है। मुझे इसलिए थिएटर प्रकृति के बहुत करीब लगता है। वह जब और जैसा घट रहा होता है वह वैसा का वैसा फिर कभी नहीं घटेगा। अपने देखे नाटकों के बारे में सोचते हुए मैं पार्क के बगल से गुजर रहा था। मैंने देखा उसके बाहर रखी हुई बेंच पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह मेरी इस कहानी के खत्म होने का इंतजार कर रहा है शायद। मैं उसकी कहानी अभी नहीं शुरू करना चाहता हूँ, पर एक लालसा है कि क्या मैं एक बार उनका चेहरा देख सकता हूँ। मैं चलता रहा। मुझे इसी कहानी पर बने रहना है। मैं वॉक करता हुआ उस सड़क पर चला आया जहाँ मैं पवन के साथ वॉक किया करता था। मैं उस सड़क के अंत में जाकर पवन का इंतजार करने लगा। आसमान में अब बहुत सारे कौवों के बीच चील मुश्किलों से ही दिख रही थी। बहुत से बूढ़े लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाए चल रहे थे। बीच बीच में जवान लोग भागते, साइकिल चलाते हुए उन बूढ़े लोगों के बगल से गुजर जाते। इस वायरस ने बूढ़े लोगों के भीतर एक गहरा डर भर दिया था। उनकी चाल सिकुड़ गई थी और उसमें जिंदगी नदारद थी। शाम की इस भीड़ में सारे बूढ़े अलग से दिखाई दे जाते थे। मेरा इंतजार कर रहे हो? पीछे से पवन की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो पवन ने मास्क नहीं लगाया था। वह चलने लगा और मैं उसके साथ हो लिया। मास्क नहीं लगाया तुमने? तुम भी मास्क नीचे कर लो। वायरस सबको होना ही है, इससे कोई बचाव नहीं है और अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड खुद भीतर लेना ठीक नहीं है। मैंने मास्क नाक के नीचे कर लिया। बहुत देर तक हम अपनी चुप्पी में चलते रहे। मैंने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। तुम अपने गांव जाने की नहीं सोच रहे हो? अब तो सफर कर सकते हो। तुम्हें पता है वायरस कितना फैल चुका है? हम नंबर 3 से नंबर 2 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने सीधा जवाब देकर बात खत्म कर दी। हम पार्क के बगल से गुजरे। मेरी निगाह फिर उस बूढ़े आदमी पर गई। इस बार मैंने कोशिश की पर फिर भी मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया।
पार्क को पार करके हम दूसरी सड़क पर पहुंच गए थे। यहाँ से आसमान खुला हुआ दिखता था। तुम्हें पता है मुंबई की एक खासियत है, पवन ने कहा। देश के किसी भी शहर में जाओ और अगर तुम किसी से पूछो कि फला जगह कितनी दूर है, तो लोग जवाब देते हैं कि फला जगह 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पर अगर तुम यही सवाल मुंबई में पूछो तो जवाब मिलेगा कि फला जगह 20 मिनट या 45 मिनट की दूरी पर है। यहाँ लोग टाइम से दूरी नापते हैं, किलोमीटर से नहीं। वक्त कितना ज्यादा जरूरी है इस शहर के लिए। इसलिए जब लोगों के पास अचानक बहुत ज्यादा वक्त आ गया है तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस वक्त का करें क्या। हम सब के भीतर अजीब रिएक्शंस हो रहे हैं। इस वजह से लोग अपने होने से बाहर जाकर बर्ताव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि पवन का इशारा किस तरफ है। मैंने उसकी बात पर हामी भरी और चुपचाप उसके बगल में चलता रहा। मैं बस उसके साथ इतना वक्त बिताना चाहता था कि उस रात की सारी टीस भीतर से निकल जाए। हम बहुत देर तक पिछली सड़क के गोल गोल चक्कर काटते रहे। एक मोड़ पर आकर पवन रुक गया। मुझे चलना चाहिए, अब कुछ जरूरी काम है। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। जाते वक्त पवन ने कहा कि अगर कभी उस रात के बारे में लिखो तो मेरी शिरकत उस किस्से से निकाल देना। मैं खुद को वहां नहीं देखना चाहता। यह कहकर पवन चला गया। मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। मैं लिख चुका था सारा कुछ। अतीत में जाने कितनी ऐसी घटनाएं थीं जिनमें मैं मेरी शिरकत नहीं चाहता था, पर मैं उन घटनाओं का गवाह था। मैं अतीत में जाकर अपना वहां होना मिटा नहीं सकता था। क्या पवन कभी मुझे माफ कर पाएगा? क्या मेरे लिखे किसी भी पात्र से मैं माफी मांगने का हकदार हूं? आसमान देखा तो तारे निकल आए थे। तारे और चांद के उजाले में बादलों का कालापन एक नाटकीयता प्रदान कर रहा था। तभी मुझे सलीम का मैसेज आया। एक तस्वीर थी और सलीम ने लिखा था, यह पिताजी ने तुम्हें भेजने को कहा है। मैंने देखा वह पीला पड़ चुका मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। मैंने पहली बार इसे देखा था। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, श्रीनगर। नीचे मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा था और उसके नीचे जन्म का वक्त 3:10। मुझे हंसी आने लगी। किस कदर हमारे आज तक की हलचल के सिरे हमारी माँ की नाभि से जुड़े होते हैं। कहानी हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है, किसी पहेली की तरह, और पूरी जिंदगी उस पहेली के जवाब हमको किस्तों में मिलते रहते हैं। मैं पार्क के बगल से होकर गुजर रहा था। अंधेरे में रखी उस बेंच पर निगाह गई तो वह बूढ़ा आदमी अभी भी वहां बैठा हुआ था। मैं रुक गया। इस वक्त उनका चेहरा देखने की लालसा को रोक नहीं पाया। उस बेंच के पास पहुंचकर मैंने जैसे ही उनका चेहरा देखा तो दंग रह गया। वह एक बूढ़ी औरत थी। सफेद कुर्ते पजामे में पीछे से वह बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। वह मेरी तरफ पलटी तो उन्हें मेरे चेहरे पर गहरा आश्चर्य दिखा। मैं जिंदा हूं, उन्होंने कहा। नहीं, सॉरी, मुझे लगा। जाने दीजिए। हम लोग अगर बहुत देर तक न हिले तो मर जाने का भ्रम देते हैं, तो मैं बोल देती। मैंने ऐसा कतई नहीं सोचा था। उन्होंने उठने की कोशिश की पर 2 कोशिशों के बाद भी वह उठ नहीं पाई। मैंने सहायता करने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाकर मुझे सहायता करने से रोक दिया। उनकी सांसें गहरी हो गई थी। मुझे कुछ और वक्त लगेगा उठने में, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। यह वाक्य अधमरे पक्षियों से उनके मुंह से निकले। मैं कुछ देर बैठ जाऊं? आपकी सहायता नहीं, आपके लिए भी नहीं, मुझे बैठने की जरूरत है। उन्होंने इशारा किया बैठने का। मैं उनके बगल में बैठ गया। मैं वहां से चला जाता पर मुझे इस बात का बेहद दुख था कि हम कितना ज्यादा प्रदूषित हैं भीतर से। हमारे पुरुष समाज का हमारे भीतर कितना गहरा असर है कि मैं पीछे से हर बार इन्हें देखने पर भी कभी इनके औरत होने की कल्पना नहीं कर पाया। हमें अपनी कहानी के मुख्य पात्र भी पहली नजर में पुरुष ही दिखते हैं। मैं अपनी शर्मिंदगी में उनके बगल में सिर झुकाए बैठा रहा। सामने पीपल का बड़ा ऊंचा पेड़ था और उसके ठीक पीछे अगल बगल की दीवारों पर अपनी जड़ें फैलाए हुए बरगद खड़ा था। शायद दिन में यहाँ बैठना बहुत सुखद होगा, पर इस वक्त इन घने पेड़ों में हवा चलने से एक धुन उठ रही थी जिसके कारण चारों तरफ एक वीरानगी फैली थी। मैंने देखा कि उन्होंने एक सूखा पीला पड़ गया पत्ता जमीन से उठाकर अपनी गोद में रख लिया था, जो अभी अभी हवा से उड़ता हुआ उनके पास चला आया था। उनके हाथों में, उंगलियों में बेहद कोमलता थी।
वह पत्ते को अपनी गोद में रखकर ऐसे सहला रही थी मानो वह बरसों से जख्मी पड़ा हो रास्तों पर। मेरी पोती है। वह एक दिन आकर पूछती है कि अगर आप अपनी जवानी के दिनों में कोई एक चीज बदल सकती तो क्या होती। जवान लोग इस तरह के सवाल बहुत पूछते हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बदलती। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ तक चली आई जीते जीते। वह खुश हो गई, पर वह सवाल मेरे दिमाग में जैसे बस गया। मैं क्या क्या चीजें बदलती। मुझे लगा जैसे वह पत्ते से बात कर रही थी। मेरा वहां होना महज संयोग था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने ही वह सवाल किया था। मैंने पहली बार उनका चेहरा इतने करीब से देखा था। मुझे लगा कि उनके बूढ़े चेहरे पर किसी ने जवान आंखें लगा दी हैं। उनकी आंखों में अजीब चंचलता थी, जो इस अंधेरे में भी अपनी चमक छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्या क्या बदलती हैं आप? मैंने पूछा। सब कुछ, सारा कुछ, पागलपन की हद तक। तुमसे कह सकती हूँ, अपनों से कहने में इसके अर्थ बदल जाते हैं। अभी मैंने देखा एक छिपकली बेंच के एक पैर से होती हुई उनके घुटने के करीब आकर बैठ गई थी। कुछ देर में उन्होंने पत्ते को छोड़ा और छिपकली के पास अपनी एक उंगली रख दी। छिपकली ने अपने मुंह से एक दो बार उनकी उंगली को छुआ, फिर एक पैर उनकी उंगली पर रख दिया और वैसे ही कुछ देर रुकी रही, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हो। फिर एक झटके में वह उनके हाथों में थी। उन्होंने छिपकली को उठाकर पत्ते के ऊपर रख दिया और उसे निहारने लगी। ये दुनिया कब की खत्म हो जाती अगर इस जीवन में चल रही सारी क्रूरताओं के बीच बेहद कोमल प्रेम लगातार न घट रहा होता। बहुत दिनों से यह आस पास भटक रही थी। अभी कुछ दिनों से यह पास आकर बैठने लगी है। इन्हें हम इंसानों पर वापस विश्वास करने में बहुत वक्त लगता है। उन्होंने उस छिपकली के गले के आसपास अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। मुझे लगा कि एक संगीत है इन सब में, बिल्कुल वैसा ही संगीत जैसा मैं अपने लिखने की गति में महसूस करता हूँ। अपनी अगली कहानी के मिलने की खुशी में मैं भीतर से बहुत धीमी गति का नृत्य कर रहा था। उन्होंने कब पत्ते समेत छिपकली को बेंच के नीचे रखा, कब मुझे हाथ देकर एक झटके में उठ गई और कब हम अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। वह मेरे घर से बहुत दूर नहीं रहती थी। मैं उनको लिफ्ट तक छोड़ने गया तो उन्होंने जाते हुए कहा, बस अब इसके आगे मत आना, वरना मेरे घर वालों को लगेगा कि मेरा तुमसे चक्कर चल रहा है। मैं इस बात पर हंस दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद करते हुए मैंने उन्हें अपना नाम बताया। वैसे मैं रोहित हूँ। वह मुस्कुरा दी, मानो उन्हें मेरा नाम पहले से पता। मैं उनका नाम पूछना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। वह ऊपर की तरफ जा रही थी और मैं उन्हें हतप्रभ सा ताक रहा था। मैं यह सब लिख नहीं रहा था, मैं अपने लिखे के आसपास घट रहा था। मैं पहली बार उस संसार का हिस्सा था जो उतना ही उलझा हुआ था जितना बचपन में पानी से भीगा पतंगा का मांझा छत पर उलझ जाया करता था। सरलता सिर्फ उन जानवरों के पास थी जो हर कुछ वक्त हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे होते थे। मैं अपने लैपटॉप के आसपास टहल रहा था और मुझे लगा कि मेरे पैर जमीन पर नहीं है, वे 1.5 इंच ऊपर है। मेरे हाथों में वाइन का दूसरा गिलास था और आधी पी जा चुकी सिगरेट। मैं बहुत दिनों बाद गहरे गोता लगाना चाह रहा था। बहुत दिनों बाद अपनी कहानी के बिखरे पड़े सिक्कों को अपने मुंह में कैद कर लेना चाह रहा था। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा और कहानी के आगे के कोरेपन को मुस्कुरा कर देखने लगा। मैं लिखना चाह रहा था, जो भी जैसा भी इस वक्त भीतर हरकत कर रहा था, सारा कुछ कागज पर उतार लेना चाह रहा था। मैंने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी और एक शब्द लिखा, दरगाह, और उसे देर तक निहारता रहा। इतना 1/4 सा जीवन हम जी रहे होते हैं। वर्मा मैडम मेरे बगल में बैठी थी। मैं उन्हें उनकी पूरी खूबसूरती के साथ महसूस कर सकता था। मुझे पता था आप आसपास ही हो। मैंने कीबोर्ड से अपने हाथ नहीं हटाए। दरगाह पर क्या हुआ था? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे लगा आपको पता होगा। हमारे 1/4 जीवन में ऐसे कई हिस्से हैं जिन्हें हमने अपनी कल्पना से पूरा किया है। मेरे लिए यह हिस्सा भी उसमें से एक है। जैसे मैं जब अपनी छत पर चाय पी रही होती थी और तुम नहीं आते थे, तो मैं कल्पना करती थी कि रोहित शायद अपने हिस्से में कविता गढ़ रहा होगा। यह सोचते ही मेरा छत पर अकेले चाय पीना मुझे ठीक लगता था। फिर जब तुम आकर कहते थे कि मैं बाजार में काम से गया था, तो मुझे मेरी कल्पना के रोहित को जो कविता गढ़ रहा था, उसे उस रोहित से बदलना पड़ता था जो बाजार गया था। और मुझे लगता कि हाँ, अब तो ठीक है, अब मैं पूरी जी रही हूँ।
अपने जिए के हर हिस्से को। पर असल में हम कितना कम देख, चख और छू पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी कल्पना होती है, जिसमें हम लगातार सारा कुछ पूरा कर रहे होते हैं। वरना हमारे पास बचा हमारा एक चौथाई हमें निरर्थक जान पड़ेगा। मेरी कल्पना का बड़ा हिस्सा वह दोपहरें रही हैं जब आप और दुष्यंत कमरे में होते थे और मैं छत पर मंडरा रहा होता था। नहीं, तुम बंद दरवाजे के दूसरी तरफ हमारी आहटें सुनने खड़े रहते थे। मैंने कीबोर्ड से अपने हाथ हटा लिए और एक गहरी सांस लेकर वाइन का गिलास उठा लिया। क्या लिखूं? यह मैं पूछना नहीं चाह रहा था। जो तुम लिखना चाहते हो वह लिखो, वर्मा मैडम ने कहा। क्या हम अंत बदल नहीं सकते हैं? मैंने मदद की गुहार सी लगाई। उन गलियों में क्यों कदम रखना जो बंद है? मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों हैं, क्योंकि मैं भी अंत जानना चाहती हूँ। पर वह जो घटा था, एक लेखक की चालाकी का अंत नहीं। आपने अपनी दीवार पर हिरन की तस्वीर क्यों लगा रखी थी? मेरी दीवार पर हिरन की तस्वीर कभी नहीं थी। इस तरह हम अपनी कल्पनाओं में अपने डरों को एक साफ सुथरी जगह टांग देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने डरों को किसी दूसरी कहानी का हिस्सा बना लेंगे तो वह अपनी तीव्रता छोड़ देगा। पर काश कहानियां हम इंसानों जैसी होती और हमारे हर झूठ पर विश्वास कर लेती। जब पूरी जिंदगी हमने अपने डरों को जिंदगी के एक हिस्से में भोगा है, तो कहानियां उन हिस्सों से वो डर कैसे निकाल सकती हैं? मैं अपना एक हाथ वर्मा मैडम की कलाइयों पर ले गया और उनके हरे धागे को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। दोस्तों, फिलहाल हम कहानी के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अगला एपिसोड जो होगा वो हमारा अंत होगा। कहानी का क्लाइमेक्स आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कहानी के अंतिम भाग में।